गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं राहुल सर आप सभी के सामने आज आपके क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला क्लास जो कि पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे कि आखिर केमिकल इक्वेशन कहते किसको हैं, केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो चिल्ड्रन हम बता दें कि केमिकल इक्वेशन एक प्रक्रिया है जिसमें एक नए सब्सटेंस का नए प्रॉपर्टी के साथ फॉर्मेशन होती है। यानी कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। कहने का क्या मतलब कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए सब्सटेंस की उत्पत्ति नए गुण के साथ होता है, नए गुण के साथ नए प्रॉपर्टी के साथ होता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के दौरान उसके एलिमेंट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसके एलिमेंट्स एक दूसरे से परिवर्तित नहीं होते हैं, कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होती है, बल्कि वो रीअरेंज हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ रीअरेंज हो जाते हैं, लेकिन उनका बदलाव नहीं होता है, ठीक है चिल्ड्रन। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने एक एलिमेंट लिया है H2 और दूसरा एलिमेंट लिया है O2, है ना। ये एक ही एटम के एलिमेंट हैं, ये भी एक ही एटम के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो H2 और O2 दो अलग अलग एलिमेंट हमने लिया और जब इसको रिएक्शन कराया तो एक नया एलिमेंट यानी कि एक नया सब्सटेंस हमको मिला जिसका नाम है H2O यानी कि वाटर। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, और ये दोनों को जब हमने मिला दिया तो क्या बन गया H2O, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के चिल्ड्रन दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है क्या, पहला पार्ट रिएक्टेंट्स होता है और दूसरा पार्ट होता है प्रोडक्ट। पहला पार्ट रिएक्टेंट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट। अब हम जानेंगे कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं और प्रोडक्ट किसको कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में दो पार्ट्स पाए जाते हैं, पहला रिएक्टेंट्स और दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स किसको कहते हैं एंड प्रोडक्ट्स किसको कहते हैं। तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हो। यानी कि यहाँ पे देखिए ये H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस पूरे केमिकल रिएक्शन में क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स। यानी कि जब तक अभी अभिक्रिया नहीं हो रही है, ठीक है ना, अभिक्रिया होकर नया सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तब तक वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। यानी कि H2 + O2 ये क्या है, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स है। लेकिन H2 तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ रिजल्ट, produced as a result of a chemical reaction, यानी the substance which is produced as a result of a chemical reaction, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है केमिकल रिएक्शन या फिर उसके परिणाम, केमिकल रिएक्शन के परिणाम के दौरान जो उत्पन्न होता है। ये केमिकल रिएक्शन हमने कराया, केमिकल रिएक्शन कराने के पश्चात हमारा जो उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, H2O हुआ। तो H2O ये उत्पन्न हुआ है, इसका रिजल्ट है, इस रिएक्शन का रिएक्शन कराने के पश्चात ये हमें मिला है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट मिला ना, H2 + O2 को रिएक्ट कराने के पश्चात ये हमें उसका रिजल्ट मिला, तो ये H2O क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो चिल्ड्रन इतना याद रखिएगा कि रिएक्शन के, किसी भी रिएक्शन के लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है वो रिएक्टेंट होता है और राइट साइड का जो पार्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यानी कि जो अभी रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उसको रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्शन के पश्चात उसका जो फल मिलता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कुछ उसके गुण होते हैं जो कि इसके दौरान फॉर्म होते हैं। जैसे कि जब हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है कैसे, जैसे कि जब हम Zn को, जैसे कि when Zn यानी जिंक रिएक्ट विद H2SO4 यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट फॉर्म ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और
H2 गैस। तो यहाँ पे देखिए जब हमने जिंक का H2SO4 के साथ यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाए हैं तो क्या मिला है हमारा प्रोडक्ट ZnSO4 और H2, यानी कि यहाँ पे H2 गैस जो क्या हो रहा है निष्कासित हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। ये गैस यहाँ पे निकल रहा है ना, ये रिएक्शन यानी जब जिंक का हम हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो यहाँ पे जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो इसलिए ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, या ये सारी चीज़ें उस रिएक्शन के पश्चात प्राप्त होता है, या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है उसका चरित्र। जैसे कि दिया है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दूसरा दिया है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन के पश्चात उसके अपर लेयर पे क्या हो जाता है, एक लेयर बना देता है, ठीक है। अपर लेयर पे यानी इसकी ऊपरी परत पे लेयर की तरह बन जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है, जिसको अवक्षेप भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अवक्षेप। प्रेसिपिटेट को अवक्षेप कहते हैं। रिएक्शन के पश्चात वो ऊपर ही, जैसे कि अगर ऑयल में यानी पानी में वाटर में जब तेल को डाल दें तो तेल ऊपर की ओर हो जाता है, तो उस वाटर में तेल का प्रेसिपिटेशन है, ऑयल वहाँ पे क्या है, प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे कि देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैसे हुआ, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जब हम बेरियम क्लोराइड को, व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड 2HCl। ये क्या फॉर्म कर रहा है, देखिए जब बेरियम क्लोराइड को हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो बना क्या, बेरियम सल्फेट, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट देता है। यानी जब भी हम बेरियम क्लोराइड और H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे तो एक बेरियम सल्फेट यानी कि उस रिएक्शन के पश्चात एक ऊपर, उस रिएक्शन के ऊपरी लेयर में वाइट कलर का कोई एक ऑयली कह लें तो लेयर बन जाएगा जो कि वाइट होगा। तो वो वाइट लेयर किस चीज़ का होगा, बेरियम सल्फेट का होगा। इसका होगा बेरियम सल्फेट, यानी कि वहाँ पे वो बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में देता है, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज को बता दें, जैसे कि साइट्रिक एसिड, जब साइट्रिक एसिड को पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ हमने रिएक्शन कराया, जब पोटेशियम साइट्रिक एसिड को पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि पर्पल कलर का होता है, और जब उसमें हम साइट्रिक एसिड को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के पश्चात क्या होगा, वो कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, यानी कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्योंकि पर्पल से पहले तो पोटेशियम पर मैग्नेट यानी K2MnO4 जो है, K2MnO4 और C6H8O7 जो है साइट्रिक एसिड, उसमें जब हम ऐड करेंगे देखिए यहाँ पे C6H8O7 में K2MnO4 को ऐड करेंगे। ये K2MnO4 में हमने ऐड किया साइट्रिक एसिड को, तो इसके बाद जो इसका कलर, ये तो पर्पल कलर का होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, और जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर चाय आप ब्लैक टी पीते हो ना, ब्लैक टी देखा होगा आपने, घर पे ब्लैक टी बनाया होगा, तो ब्लैक टी में जैसे ही आप नींबू यानी कि लेमन जैसे ही उसमें निचोड़ते हो तो उसका रंग हल्का हो जाता है, डार्क कलर होता है, और डार्क कलर के बाद वो धीरे धीरे उसका रंग हल्का हो जाता है जैसे ही हमने नींबू को निचोड़ा, क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, और उस साइट्रिक एसिड को जैसे ही हमने ब्लैक टी में निचोड़ा तो उस ब्लैक टी का रंग क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, मतलब काफ़ी हल्का हो जाता है। तो उस तरह से ये रिएक्शन करने के पश्चात कलर भी क्या करता है, परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में भी परिवर्तन होता है। रिएक्शन के पश्चात तापमान में परिवर्तन होता है। कैसे होता है, जब हम बूझा चूना यानी कि जैसे चूना ले लें, ठीक है, नॉर्मल चूना, जो गीला चूना नहीं, बूझा चूना, सूखा चूना जिसको कहते हैं, जैसे कि हमने खरीद कर लाया, उसको किसी कंटेनर में रख दिया, और उसमें जब हम पानी ऐड करते हैं यानी वाटर जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद वो कुछ देर बाद हीट इवोल्यूशन करता है, यानी कि उसमें से देखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा और खौलने लगता है ना, बॉयल होने लगता है। तो बॉयल होने का मतलब, और उसको टच करेंगे तो जलता है, ऐसा लगता है कि उसमें से हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट निकल रहा है। तो वही यहाँ पे जैसे कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस H2O यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही हमने H2O को ऐड किया तो वो स्लैग ग्राइंड बन गया, यानी कि गीला चूना बन गया। तो गीला चूना जैसे बना तो गीला चूना क्या होता है, हीट इवॉल्व करता है। पहले तो ये ठंडा था,
अब ये हीट इवोल्यूशन करने लगा, यानी टेम्परेचर उस समय इसकी क्या जाती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह से वो टेम्परेचर भी बदलता है। कब? केमिकल रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ऑल्सो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। अब उसकी अवस्थाएं भी बदलती हैं। कैसे बदलती हैं अवस्थाएं? जैसे कि देखिए जिंक H2SO4, जिंक का अगर हमने H2SO4 से रिएक्शन कराया तो क्या बना, ZnSO4, यानी कि जिंक जो है वो सॉलिड में है और H2SO4 लिक्विड में है, जिसको हमने S और L से इंडिकेट किया है। तो जिंक सॉलिड में, H2SO4 लिक्विड में, और यहाँ पे जो ZnSO4 बना ये एक्वस हो जाता है, यानी कि एक्वस ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो कि सॉलिड में लिक्विड का जब मिश्रण होता है तो एक्वस बनता है। ठीक है, तो उसको यानी कि एक्वस सॉल्यूशन जब भी होगा तो उसमें ये समझ लेना है कि उसमें पानी यानी वाटर ऐड है। ठीक है, तो उसको हम एक्वस कहते हैं, यानी कि ये जो ZnSO4 बनेगा ये एक्वस बनेगा। यहाँ पे इसका स्टेट परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अगर इससे भी नॉर्मल एग्जांपल आपको मैं बताऊँ तो जैसे कि अगर हम कोई कैंडल जलाते हैं, जब कैंडल जलाएंगे तो कैंडल जलाने के पश्चात क्या होगा कि वो हीट होगा, हीट होने के बाद वो मेल्ट करेगा, यानी कि पहले तो सॉलिड में होगा और जैसे जलना शुरू होगा तो वो लिक्विड में चेंज होता रहेगा ना, यानी लिक्विड में चेंज होने से वो मेल्ट होता है, जैसे ही मेल्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो इस तरह से उसका जो स्टेट है वो भी परिवर्तन होता है। और नहीं तो अगर हम वाटर को क्या करेंगे, हीट ना करके उसको हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। वाटर को फ्रीज करेंगे तो वहाँ पे भी रिएक्शन होता है ठंडी से, यानी कि उसको फ्रीज कराते हैं वाटर को तो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के पश्चात उसका क्या होता है, स्टेट परिवर्तन होता है, पहले लिक्विड में होता है फिर सॉलिड में हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग ए रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन हमारा परिवर्तन क्या होता है, चेंज इन स्टेट, यानी कि उसकी अवस्थाएँ भी परिवर्तित होती है। आगे देखते हैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसके बाद आगे क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम जानेंगे चिल्ड्रन कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे? तो देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको कहेंगे कि अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज an equal number of atoms of different elements in reactants and products, मतलब क्या कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पास अगर वो केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस्ड हो तो उसके पास जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके अलग अलग एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसा कि Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, यानी कि जब जिंक का हम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस ये मिल रहा है। तो देखिए इसमें रिएक्टेंट क्या हुआ, तो रिएक्टेंट हम जैसा कि जानते हैं रिएक्टेंट तो यही हुआ हमारा ना, ये हमारा रिएक्टेंट हुआ और ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में और ये हमारा रिजल्ट है उस केमिकल रिएक्शन का। तो जो रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं और जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन मैं बता रहा था कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात हो रही थी। तो बैलेंस्ड किसको कहते हैं, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो डिफरेंट एलिमेंट्स आपको दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे कंपाउंड है, एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट है, ये जिंक है और ये कंपाउंड है H2SO4 का। तो यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट इसमें अलग अलग है, Zn, H2, S, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये, तो इसमें जो अलग अलग एलिमेंट दिखने को मिल रहा है, इस अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है उस एटम का नंबर कितना है दोनों में सेम होना चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में अगर सेम है वो एटम तब तो वो बैलेंस्ड है, अन्यथा वो अनबैलेंस्ड होगा। देखिए Zn यहाँ पे लिख लेते हैं Zn, सॉरी
ये रिएक्टेंट लिख लिए और ये प्रोडक्ट है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे ZnH2 SO ऑक्सीजन O2 है ना। तो ये लिख लिए हम 4 चीज। देखिए Zn इसमें कितना है रिएक्टेंट में 1 था, तो Zn 1, H2 कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। Zn जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। Zn की संख्या यानी जिंक की संख्या रिएक्टेंट में 1 तो है, एक ही एटम है। हाइड्रोजन का कितना एटम 2 एटम है। सल्फर के कितने एटम है 1 एटम है। और ऑक्सीजन के कितने एटम है तो 4 एटम है। अब देखते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में Zn के कितने हैं 1 है, सल्फर का 1 है और हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 4 है। तो देखिए इसमें भी दोनों में सेम है, यानी जितना Zn रिएक्टेंट में है उतना ही Zn प्रोडक्ट में भी है। जितना हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट में है उतने ही एटम्स हाइड्रोजन के प्रोडक्ट में भी है। तो इस तरह से ये जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, इनके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है। जब सेम है, इक्वल है, तब तो उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, अन्यथा वो अनबैलेंस्ड होता। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल H2O का। अब अनबैलेंस्ड की बात करें तो अनबैलेंस्ड में भी वही होगा कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच और डिफरेंट या फिर अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे कि बात करते हैं H2 + O2 इक्वल एरो देकर H2O, यानी कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराएं तो हमें मिला H2O, ये मिला। तो ये हमारा रिएक्टेंट हुआ और ये हमारा प्रोडक्ट हुआ ना। ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ। तो देखिए H और O दो है, तो H कितना है रिएक्टेंट में 2 है और O कितना है रिएक्टेंट में 2 है। प्रोडक्ट में देखते हैं H कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है ना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 1 हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो जब ये अलग अलग हो गया मतलब ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है चिल्ड्रन, यानी कि दोज केमिकल इक्वेशन which has different number of atoms in different elements of different elements in reactants and products. Such chemical equation are called unbalanced chemical equation. But those chemical equation which has equal number of atoms of different elements in reactants and products is called an balanced chemical equation. तो ये हम बात कर रहे थे बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की। अब आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा सा लेकर चलेंगे आपको आज के क्लास में आगे कि अब इसको हम बैलेंस कैसे करें, इसको हम बैलेंस कैसे करें चिल्ड्रन। तो देखिए इसको अब हम बैलेंस करना सिखाएंगे आपको कि इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। इसी से हम बैलेंस करना सिखा रहे हैं। ये अभी अनबैलेंस है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं, तो ये बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है और बहुत ईजी है, तो हम इजी से ही हार्ड पे लेकर चलेंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए ये अनबैलेंस्ड है और आपके एग्जाम में भी अनबैलेंस्ड ही केमिकल इक्वेशन देगा और उसको बैलेंस करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने एक तो ले लिया है। अब इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं ये देखा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या तो सेम है बट ऑक्सीजन की संख्या क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि ऑक्सीजन को हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, दो चाहिए ना। तो जब 2 चाहिए ऑक्सीजन तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ का, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 2 to have oxygen
तो है 4 ऑक्सीजन ऑन द राइट साइड, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ऑन द राइट साइड, क्योंकि राइट साइड में ही अनबैलेंस्ड है। वी मल्टीप्लाई H2O by 2, वी मल्टीप्लाई H2O by 2। देखिए यहाँ मैंने क्या देखा कि जो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स है वो तो 2 हाइड्रोजन भी है और दोनों तरफ, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं दोनों सेम है, बट ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में अलग अलग है। इस वजह से हमको दोनों में बराबर करना है। दोनों में बराबर करने के लिए हमें क्या मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करना है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो बैलेंस हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे H2 में करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो वी गेट, अब लिखेंगे यहाँ पे वी गेट, हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा चिल्ड्रन क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, ये H2O, यानी कि अब हमारा क्या नया इक्वेशन क्या बनेगा, नया इक्वेशन बनेगा H2 + O2 एरो 2H2O, क्योंकि कभी भी हम यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, जब भी बढ़ाएंगे हम सामने बढ़ाएंगे, उस कंपाउंड के सामने बढ़ाएंगे जो भी बढ़ाएंगे, ठीक है। हम बीच में या फिर यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बढ़ाते हैं, जब भी बढ़ाएंगे हम यहाँ बढ़ाएंगे। 2 बढ़ा दिए तो देखिए जब 2 यहाँ बढ़ा दिए, 2 का मल्टीप्लाई किए, 2 का मल्टीप्लाई तो इस पूरे कंपाउंड में हुआ, यानी कि पूरे H2O में हुआ, तो अब हाइड्रोजन तो 4 हो गया ना। अब देखते हैं, अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में यानी R और P में H की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई रिएक्टेंट में, अब रिएक्टेंट में तो 2 है, प्रोडक्ट में कितना हो गया, तो 4 हो गया। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, नंबर तो 2 है, और प्रोडक्ट में भी 2 है। अब देखिए अब क्या मिला कि रिएक्टेंट्स में तो 2 सेम है, हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो गया कि हाइड्रोजन 4 हो गया। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन जब 4 हो गया, हमको इस रिएक्टेंट्स के हाइड्रोजन को भी तो 4 करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट्स के हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से लिखेंगे 2 है, फिर ये लिखेंगे 2 है 4 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड, वी मल्टीप्लाई H by 2, यानी कि H2 by 2, वी मल्टीप्लाई H2 by 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें H2 by 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H2 + O2 एरो देकर H2O, ये हमारा नया मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ करेंगे, इसके बीच में मल्टीप्लाई कभी नहीं करते हैं, साइड में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए अब हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 4 हो गई, 4 हो गई ना रिएक्टेंट में, और इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 2H2 का, सॉरी इधर भी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो गया, क्योंकि ये 2 H का भी है और ये 2 ऑक्सीजन का भी है, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 4 हो गया, दोनों तरफ अब इक्वल हो गया, यानी कि हमारा जो बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो बना हमारा वो क्या बना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो बना है वो बना है 2H2 + O2 एरो 2H2O, ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। कैसे, देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 रिएक्टेंट में और ऑक्सीजन की संख्या 2 प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन की संख्या 2 × 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2 × 2, 4 4 2 2 इक्वल है ना। नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों में। तो अब ये बैलेंस्ड हो गया, पहले क्या था अनबैलेंस था, लेकिन अब ये बैलेंस्ड हो गया। चलिए कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे को हम बैलेंस करना सीखेंगे, दूसरे को हम कैसे बैलेंस करें। तो दूसरे को बैलेंस करने के लिए हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि चलिए हम ले लेते हैं क्या, हाँ चलिए लेते हैं क्या
CuSO4 to NaOH। CuSO4 plus 2 NaOH। देखिए इधर अब हम क्या लिखेंगे, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो देखिए CuSO4 में कॉपर की मात्रा कितनी है, रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट हो गया मानते हैं। तो यहाँ पे Cu कौन कौन सा Cu है, SO4 S है, O है और Na है, O है, H है। चलिए देखिए Cu की मात्रा कितनी है, 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 1 है, S 1 है, इसमें भी 1 है। ऑक्सीजन 4 और 1 5 ऑक्सीजन है। इधर कितना है, 2 और 4 2 6 हो गया। अब Na इधर 1 है, इधर 2 है। अब H हाइड्रोजन इधर 1 है लेकिन इधर 2 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या डिफरेंट है, क्या क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको, कुछ डिफरेंट दिख रहा है। हाँ ये दोनों तो सेम है, Cu और S सेम है लेकिन O डिफरेंट हो गया, यानी कि O इधर 5 है तो इधर 6 हो गया। तो O को हम सबसे पहले इक्वल करेंगे। O को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, O को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, तो O को इक्वल करने के लिए हम सबसे पहले NaOH में करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि NaOH में इधर O है, इधर 4 तो है ही, इसको बढ़ाएंगे तब ना, क्योंकि इसमें बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें 2 बढ़ा देंगे, इसमें 2 बढ़ा देंगे तो 4 और 6 हो जाएगा। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे टू हैव 6 ऑक्सीजन, टू हैव 6 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट साइड, है ना, ऑफ केमिकल रिएक्शन वी मल्टीप्लाई NaOH by 2। इतना लिखने के बाद जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, CuSO4 हमें मिलेगा CuSO4 plus 2 NaOH और एरो CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 ये मिल गया। तो यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई किया। अब देखिए अब क्या बराबर हो गया, देखिए तो जरा सा बराबर हुआ कि नहीं। Cu कितना है अब, तो अब Cu 1 है, इधर भी 1 है। SO4 S कितना है, S 1 है, इधर भी S 1 है। O ऑक्सीजन 4 और इधर ये 2 6 हो गया, तो ऑक्सीजन इधर 2 और यहाँ पे 4 तो 6 हो गया। अब Na कितना है, Na 2 है, इधर भी Na 2 है। अब O कितना है, 2 है, इधर भी O 2 है, सॉरी O तो हो गया। अब H की बात करें तो H इधर 2 है, इधर भी H 2 है। अब इक्वल हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप करिएगा। नहीं समझ में आए हम एक बार फिर से आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट टाइम आपको मैं लेकर चलूँगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन चिल्ड्रन 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, जैसे कंबशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन रिएक्शन जो भी है। तो
तो ये 5 टाइप्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो चिल्ड्रन आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।